जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी की जो परीक्षा की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो आइए, अब तक हम लोग अपने पीवाईक्यू डिस्कशन में 2016 तक का पेपर देख चुके हैं। ठीक, ये जो नेक्स्ट है हमारा वो 2017 का पेपर है प्रीलिम्स का। आइए इसको देखते हैं। इसको देखने के हमारे दो ऑब्जेक्टिव होंगे, मैं फिर से बता दूं। पहला तो कुछ बच्चे जो परेशान रहते हैं कि इनबॉक्सेस में क्या पढ़ना है, वो उनकी एक समस्या ये हल हो जाएगी। दूसरा, आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। ठीक, तो ये दो चीज़, और तीसरी चीज़ इसमें से डायरेक्ट आपको प्रश्न मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आइए जल्दी जल्दी देखते हैं इनको हम लोग, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर लें अपनी। आइए देखते हैं। ये जो हैं आचार्य हैं, ठीक, और ये इनके सिद्धांत हैं। जो इसमें से देखिए, ये जो है ये काफ़ी टाइम रिपीटेड है। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन ने जो है वो शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। बी का 2 यानी ये और ये, तो आप इन दोनों को पहले ही काट सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। बाकी लकुलिश ने पशुपत का सिद्धांत दिया था। ठीक, लकुलिश ने पाशुपत का सिद्धांत दिया था। भद्रबाहु ने जैन सिद्धांत किसने दिया था? भद्रबाहु ने। ठीक, और आजीवकों का ये सिद्धांत किसने दिया था? गोसाल। ठीक, किसने? गोसाल ने दिया था। नेक्स्ट, त्रिरत्न क्या है? ठीक, त्रिरत्न क्या है आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न और त्रिपिटक का ये जो क्या कहते हैं, ये त्रिरत्न है। ठीक ना, इसका संबंध जो है जैन धर्म से भी है। जैन धर्म से ही है इसका ज़्यादातर संबंध। ठीक ना, इसमें कुछ एरर है, इनको सही कर लिया जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न और त्रिपिटक दोनों का महत्व दिया हुआ इसमें लिखा है। त्रिपिटक में सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं, जबकि त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ आते हैं। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, दिया तो है, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आते हैं। ठीक, कौन कौन से आते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक, ये 3। आगे आइए देखते हैं। देखिए, ये यहां से एक प्रश्न होता है, अभिलेख और किन शासकों का उसमें उल्लेख है। एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का, नासिक में गौतमी पुत्र सातकर्णी का, हाथी गुम्फा में खारवेल और भीतरी में स्कंदगुप्त, गिरनार इसमें रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है गिरनार अभिलेख जो है। ठीक, तो ये अभिलेख हैं, ये सारे अभिलेख, और इनकी लिस्ट बना करके आप इनको याद करें। इनको रटना ही एक आपके पास विकल्प है, इनको ज़्यादा कुछ इनमें आप कर नहीं सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने? धर्मपाल ने। ये किस वंश के शासक थे? पाल वंश के शासक थे। ठीक ना, जो धर्मपाल थे वो पाल वंश के शासक थे। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के अनुयायी और परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले धर्मपाल, यानी कि इन्होंने किस किस चीज़ की जो है उपाधि धारण की थी? ठीक ना, परम भागवत। ठीक ना, परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? धर्मपाल ने। ठीक, और ये किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांवों को दान में दिया था इन्होंने। कवि सोडल ने उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तरापथ स्वामी का है, उत्तरापथ की उपाधि दी गई है इनको। ठीक ना, किस कवि के द्वारा? सोडल द्वारा। ठीक, इनको उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, इनका क्रम लगाने को दे रहा है। ठीक, इनका क्रम लगाने को दे रहा है। तो सबसे पहले हैं क्रम में यशोवर्मा, जिनका शासनकाल 1930 से 1950 तक रहा है। फिर धंग, जिनका शासनकाल 1950 से 1002 ईस्वी तक रहा है। फिर उसके बाद विद्याधर, ठीक ना, इनका शासनकाल 1019 से 1029 तक का समय काल रहा है इनका। और उसके बाद कीर्तिवर्मा, इनके बाद कीर्तिवर्मा, जिनका शासनकाल 1060 से 1100 ईस्वी तक रहा है। आप इस वीडियो को एक ऑडियो की तरह से भी अगर सुन लेंगे ना, अगर 40-45 मिनट, तो भी आपके कुछ प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक, हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और साइड में रख लीजिए,
तो आपकी कुछ चीज़ें ऐसे भी तैयार हो जाएंगी। ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह की दी गई थी? आदि वराह की उपाधि किसको दी गई थी? मिहिर भोज को। ठीक, मिहिर भोज। इनका अन्य नाम क्या था मिहिर भोज का? भोज प्रथम। भोज प्रथम, ये वैष्णव धर्म के उपासक थे ये मिहिर भोज। अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वृत्तांत में मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसको बताया है? मिहिर भोज को। ठीक, नेक्स्ट, ये दिया हुआ है क्रम लगाने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। ठीक, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की गई थी। कब? 1296 में। फिर अफगान षड्यंत्र में 1325 ईस्वी में हुआ था अफगानपुर षड्यंत्र। और मोहम्मद तुगलक का राजधानी स्थानांतरण कब हुआ था? 1327 में। तो अगर ये अफगान षड्यंत्र नहीं भी याद है आपको तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक ना, ये तराइन का युद्ध और तुगलक का राजधानी स्थानांतरण, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट हो चुके हैं कई बार। नेक्स्ट, मेरा जोर ये है कि कैसे आप रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके आप एक एवरेज मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक ना, ये देखते जाइए कि कैसे एक दो विकल्प को पकड़ करके क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ठीक, कहां पर किसका शासन रहा है? रणथंभौर पर हमीर देव, चित्तौड़ राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, देवगिरी पर राजा राय रामचंद्र और गुजरात पर कर्णदेव का शासन रहा है। गुजरात पर कर्णदेव का शासन रहा है। इसमें हमीरदेव और राजा रतन सिंह ये दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा यात्री किस देश से आया था? इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से। मार्को पोलो इटली से। नूनीज पुर्तगाल से। अब्दुल रज़ाक कहाँ से आया था? अब्दुल रज़ाक कहाँ से आया था? ये आया था ईरान से। टर्की से नहीं आकर के कहाँ से आया था? ईरान से। ठीक, नेक्स्ट, आप लोग बुक लेके रखे रहिए। जिस जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है आप भी उनको अंडरलाइन कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे क्या कह रहा है? कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर कृषि के प्रोत्साहन हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना अमीर कोही के नाम से की थी। दीवाने अमीर कोही के नाम से की थी। और क्या क्या इसने काम किया था? इसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन करवाया था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन करवाया था। ठीक, इसका नाम उलुग खां भी था। ये चीज़ ध्यान रखें आप, इसका नाम जो है उलुग खां। कभी अगले बार विकल्प में उलुग खां दे सकता है। ठीक, मध्यकालीन सुनतालों में यह सबसे शिक्षित और विद्वान था। सबसे शिक्षित, विद्वान और सबसे योग्य था। इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमेशा उटपटांग निर्णय लिया करता था। ठीक ना, इसका निर्णय उटपटांग नहीं लिया करता था, इसका निर्णय उटपटांग साबित हो जाया करता था। ठीक, किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा गया? किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा गया? नसीरुद्दीन को। ठीक, आगे क्या कह रहा है? तौहीद इलाही के रचनाकार नसीरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही, बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गजे शंकर कहा जाता था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव डाली। नेक्स्ट, शाहरुख नाम से चांदी का सिक्का किसने चलवाया? बाबर ने। शाहरुख नाम से चांदी का सिक्का किसने चलवाया? बाबर ने। पानीपत विजय की स्मृति में प्रत्येक काबुलवासी को एक एक शाहरुख सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, ये विद्रोह हैं। अब ये 4 विद्रोह पूछा है तो ये क्या बताता है? अहोम विद्रोह 1828, कोल 1831-32, संथाल 1855-56, मोपला 1921। ये अब प्रश्न आपको ये बताता है कि सारे विद्रोह जो है उनका सन आप लेकर के याद कर डालें किताब में। ठीक, एक नीली नीली किताब आती है, सभी लोग जानते होंगे। उस बुक को उठाइए और अपना इसको पूरा मार्क करके इस टॉपिक को रट जाइए।
ठीक। नेक्स्ट, चंपारण कृषि जांच समिति सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इतने लोग सदस्य थे, इनकी लिस्ट बना लीजिए। ठीक, कौन कौन सदस्य थे? महात्मा गांधी, जी राइनी, डीजे रीड, ठीक, MEL टेलर, LC अडामी, हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, इतने लोग शामिल थे। ठीक, तो ये अनुग्रह नारायण नहीं थे। ठीक, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पर पड़ी? कूका आंदोलन पंजाब में, और एक कुकी आंदोलन भी था, वो कहाँ पड़ा था? वो कुकी आंदोलन कहाँ पड़ा था? ये आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। कूका पंजाब में और कुकी मुझे पता है, मैं बहुत आराम से बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग एक बार जाके सर्च कीजिए, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? ये कौन लाया था? लिटन की जगह कौन लाया था? रिपन। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस। तो ये प्रश्न क्या बताता है कि सारे जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे उनके द्वारा किए गए कार्यों की लिस्ट बना करके आप इनको याद कर ले। देखिए, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, अब देखिए ये अगला प्रश्न क्या बता रहा है कि जितने भी जो फ्रीडम स्ट्रगल 1915 के बाद जितने भी डेट है ना वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, चंपारण आंदोलन से लिए जितने भी डेट हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं, उनकी एक लिस्ट बना करके ऐसे आप तैयार कर लें। जैसे पूछा यहाँ पे, नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के डेट याद कर डालिए, ये डेट्स याद कर डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, देशबंधु के नाम से भी जाने जाते थे ये, CR दास जो थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले, ये किसके आध्यात्मिक गुरु थे? महात्मा गांधी के थे, महात्मा गांधी के थे। नेक्स्ट, अब ऑपरेशन रूबिकॉन, ये क्या है? ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव लॉर्ड लिंथगो द्वारा पूना के आगा खां पैलेस में किया गया था। और किस लिए? जो गांधी जी आमरण अनशन कर रहे थे, तो उसने सचेत किया था, जिस वक्त उसने सचेत किया था कि इनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो उसको क्या कहते हैं? उस दौरान उसने ये खबर फैलानी शुरू कर दी थी लोगों में। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन रूबिकॉन के तहत। नेक्स्ट, देखिए सारे समाचार पत्र और उनको प्रकाशित करने वाले लोगों के नाम हैं। तो यानी कि ये प्रश्न आपको क्या बताता है? समाचार पत्र और उनको प्रकाशित करने वालों की पूरी लिस्ट आप बैठ करके याद कर डालें। ठीक, जैसे समाचार दर्पण JC मार्शमैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन रॉय, केसरी बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक, नेक्स्ट, ये प्रश्न काट दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, फिर यहाँ पे डेट मैंने कहा था 1915 से लेकर के सारे डेट आप इधर याद कर जाएं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक पंचायत जिसको बोलते हैं 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन मैंने कहा था, तीनों निकाल करके याद कर डालें। अगस्त प्रस्ताव ये है 8 अगस्त 1940। पृथ्वी की सतह का वह भाग, हम भूगोल में एंटर कर चुके हैं, अब हम भूगोल देखेंगे जल्दी जल्दी। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एपीसेंटर यानी अधिकेंद्र। उस जगह को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट, अब ये प्रश्न क्या बताता है कि सारी पहाड़ियों को आप याद कर डालें, किस राज्य में कौन सी पहाड़ी है, उनकी जो लिस्ट दी हुई है नीली नीली किताब में, चाहे जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसमें निकाल करके आप इसको याद कर लें। जैसे गारो मेघालय, मीरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु और डलमा झारखंड। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। कौन कौन से हैं? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इनके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब अगली बार हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे कि कितने जो है वो तटीय हैं, तो 4 हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दादरा नगर हवेली, और इनके अलावा दादरा नगर हवेली। नेक्स्ट, थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? उत्तराखंड और यूपी में, उत्तराखंड और यूपी में।
थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। ठीक, नेक्स्ट, मिट्टी की प्रजातियों से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। जो मृत्तिका होती है उसका कितना होता है, रेडियस जो होता है इसका कितना होता है? 0.002 mm। ये खैर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ये एनवायरनमेंट में ज़्यादातर करके आता है। एक और प्रश्न बनता है कि ऐसे क्रम से लगाने के लिए दे देता है कि मृत्तिका, फिर अलग अलग मिट्टियों के नाम दे करके क्रम से लगाइए कि सबसे छोटे से सबसे बड़ी किसकी होती है। ठीक ना। नेक्स्ट, हाँ यही तो है, मिल तो गया। मृत्तिका, गाद और बालू, इसमें सबसे छोटे जो सबसे देखिए जो सबसे छोटा होगा है ना देखने में, जिसके सबसे छोटे छोटे दाने होंगे उसमें पानी जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, और जिसमें बड़े बड़े दाने होंगे, जिस मिट्टी में जैसे सबसे बड़ा बालू का होता है तो उसमें जल धारण क्षमता सबसे कम होगी। ठीक, तो इसका क्रम है। मृत्तिका में सबसे छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, बालू के सबसे बड़े होते हैं, तो बालू का सबसे ज़्यादा क्या होगा? बह जाएगा पानी बालू से, यानी कि सबसे कम जल धारण क्षमता बालू की होगी, सबसे ज़्यादा मृत्तिका की। नेक्स्ट, कौन सा बांध किस नदी पर है? दुलहस्ती चिनाब पर, गांधी सागर चंबल, उकई तापी तवा नदी पर। यानी ये प्रश्न क्या बताता है कि सारे बांध किस नदी पर है, कौन सा बांध, उसकी लिस्ट निकाल करके आप क्या करें? रट जाएं किताबों से। ठीक, नेक्स्ट, धात्विक खनिजों की प्रमुख स्रोत। धात्विक खनिजों के प्रमुख स्रोत। ठीक, धारवाड़ समूह। कौन सा समूह है? धारवाड़ समूह। धात्विक खनिजों पूछे तो धारवाड़ समूह, और अगर कोयले का पूछे तो क्या लगाएंगे आप? गोंडवाना समूह। कोयले का गोंडवाना समूह। नेक्स्ट, चुक्की कमाटा, ठीक है ना, चुक्की कमाटा जो चिली में है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। ये क्या बताता है आपको कि कौन सा जगह, किस स्थान पे कौन सा जगह किस मिनरल के लिए प्रसिद्ध है, वो आप उसको याद कर लें। यहां देखिए, घास के मैदान और देश, इसकी पूरी लिस्ट निकाल के आप याद कर लें। ठीक, PYQ पढ़ने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप बस इसको रट लें। ठीक, यहां से तुरंत आप मार्क करें, कहीं पेज पे नोट करें कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, घास के मैदान और देश, और उनको तुरंत जाकर के बुक में पढ़ लें, तुरंत जाकर के उसी सेम कॉन्टेक्स्ट में बुक में भी पढ़ लें और पूरा लिस्ट उसका निकाल के याद कर लें। ठीक, जैसे पंपाज, अर्जेंटीना के घास को क्या कहते हैं? पंपाज। हंगरी के पुस्टैज, साउथ अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। इसमें एक और पूछता है कि कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक, उसकी भी लिस्ट आप बना करके याद कर जाएं। 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ रहा है, तो सबसे उत्तर में होक्काइडो, फिर होन्शू, फिर शिकोको, फिर क्यूशू। अब इसका आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इसी को आप रट लें। अगर ये दोबारा आएगा तो कर लेंगे, नहीं तो अगर जगह बदल देगा तो सबका क्रम नहीं याद कर सकते हैं। ठीक, माल्थस के अनुसार ये तो आ गया जनसंख्या नगरीकरण, इसकी इकट्ठा लिस्ट आपको दे दूंगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान पे। ठीक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की यानी उसके समाप्ति की बात की गई है? अनुच्छेद 17। 14 में विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी धर्म के, वंश के, जाति के स्थान पर कोई विभेद का प्रतिषेध, आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन, ठीक ना, पब्लिक सर्विस के विषय में अवसर की समानता। नेक्स्ट है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत की बात करता है। नेक्स्ट है विधानमंडल और विधान परिषद से प्रश्न आया हुआ है। अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। न्यूनतम 60 और अधिकतम क्या होगा? 500 होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछ रहा है इनका स्थापना वर्ष पूछ रहा है। ठीक, इनके स्थापना वर्ष। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 और प्रवर्तन निदेशालय 1956। प्रवर्तन निदेशालय ईडी जिसको बोलते हैं, उसका 1956 में उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। उसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। और द्वितीय प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष थे कौन? वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, उसमें कौन कौन है? दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, अन्य कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, सिर्फ निर्वाचित, देखिए बार बार ध्यान दिला रहा हूं, निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली विधान और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 243 घ 3, 243 घ 3। और दूसरा क्या कह रहा है कि यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि के लिए समाप्त पर प्रभावी नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 336 में विनिर्दिष्ट आरक्षण की अवधि 70 वर्ष लोकसभा और राज्यसभाओं की विधानसभाओं, आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व और SC/ST के स्थानों के आरक्षण के संबंध में है, न कि पंचायतों के संबंध में। यह पंचायतों में लागू नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन, इसमें पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। ठीक, सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया नहीं है। 74वें में है, ये 73वें में नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।